हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 19 नवंबर 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 3 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन जनता गरीबी में जी रही है। हेमंत सोरेन। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमित महातो के लिए समर्थन में अपील की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन इस राज्य की जनता गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने कहा, जब जेब में पैसे नहीं होते तो बुद्धि भी काम नहीं करती। सीएम सोरेन ने सिल्ली में उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली आजसू और बीजेपी सरकारों ने 20 साल तक इस राज्य को पीछे ले जाने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने राज्य को केवल अमीरों के हितों के लिए चलाया और गरीबों को और अधिक गरीब बना दिया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अमीर मित्रों को देने के लिए अरबों खरबों रुपये हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सिल्ली समेत पूरे राज्य में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं और जनता के उत्थान के लिए कार्य किया है। पुरानी रांची में डुम्बू जतरा पर रोक, आदिवासी समाज में आक्रोश। हर साल की तरह इस वर्ष भी रांची के पुरानी शहर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय द्वारा आयोजित डुम्बू जतरा को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आदिवासी समुदाय द्वारा इस जतरा का आयोजन सरना स्थल मैदान में किया जाता है, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है। लेकिन इस बार एक विशेष समुदाय द्वारा जतरा को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया। जतरा को रोकने की कोशिश की खबर मिलते ही आसपास के सैकड़ों आदिवासी जतरा स्थल पर पहुंच गए। आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना था कि हर साल यहां आदिवासी धर्म, संस्कृति और परंपरा का निर्वाह किया जाता है और यह स्थल सैकड़ों खोड़हा जतरा का गवाह रहा है। हालांकि इस साल एक विशेष समुदाय ने इसे रोकने का प्रयास किया, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों समुदायों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की और जतरा के आयोजन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की सलाह दी। फिलहाल पुलिस स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क है। धनबाद में आज 19 नवंबर को ट्रैफिक रूट में बदलाव, जानें वैकल्पिक रास्ते। धनबाद में झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज 19 नवंबर को धनबाद में ट्रैफिक रूट में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए ईवीएम डिस्पैच सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था के तहत लागू किया गया है। बता दें कि ये बदलाव 19 नवंबर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान वाहन चालकों को परेशानियों से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का ध्यान रखना होगा। चंद्रशेखर आजाद चौक से विनोद बिहारी महातो चौक तक नो एंट्री। चंद्रशेखर आजाद चौक से विनोद बिहारी महातो चौक तक किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध रहेगा। इन क्षेत्रों में वाहन चंद्रशेखर आजाद चौक, सिटी सेंटर, मेमको मोड़, कुर्मीडीह चौक होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। विनोद बिहारी महातो चौक से पॉलिटेक्निक मोड़ की दिशा में रूट परिवर्तन। विनोद बिहारी महातो चौक से पॉलिटेक्निक मोड़ की तरफ आने वाले सभी वाहनों का रूट विनोद बिहारी महातो चौक, कुर्मीडीह चौक, मेमको मोड़, सिटी सेंटर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएगा। गंतव्य के निकट होने पर विशेष अनुमति जिन लोगों के घर या प्रतिष्ठान चंद्रशेखर आजाद चौक से विनोद बिहारी महातो चौक के बीच स्थित हैं, उन्हें उचित पहचान और जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसी प्रकार
विनोद बिहारी महातो चौक से जिला स्कूल मोड़ तक के लोगों को भी विशेष अनुमति के बाद ही प्रवेश मिलेगा। पांडरपाला और मेमको मोड़ पर नो एंट्री। पांडरपाला से राजकीय पॉलिटेक्निक की ओर जाने वाले रास्ते में नो एंट्री रहेगी। मेमको मोड़ से निरंकारी चौक की दिशा में भी नो एंट्री लागू रहेगी। यहां के निवासी उचित पहचान के बाद ही अपने घर या प्रतिष्ठान तक जा सकेंगे। यात्री बसों के लिए वैकल्पिक मार्ग। शहरी क्षेत्रों में बसों का परिचालन अस्थायी बस स्टैंड विनोद बिहारी चौक और शक्ति चौक से किया जाएगा। धनबाद बोकारो रांची मार्ग से चलने वाली बसों का रूट करकेंद मोड़, राजू यादव स्मारक, सिजुआ नया मोड़, पांडेयडीह, तेतुलमारी थाना, शहीद शक्तिनाथ चौक, विनोद बिहारी चौक से होकर होगा। सिंदरी झरिया मार्ग से आने वाली बसें इंदिरा चौक, झरिया, कतरास मोड़, केंदुआ, करकेंद मोड़, रांची बोकारो धनबाद मार्ग विनोद बिहारी चौक से होकर चलेंगी। गोविंदपुर से आने वाली बसें धनबाद मोड़, गोविंदपुर, गोल बिल्डिंग, मेमको मोड़, कुर्मीडी चौक, विनोद बिहारी महातो चौक से होकर जाएंगी। यात्री और वाहन चालक से अनुरोध है कि आज 19 नवंबर को इन बदलावों के मद्देनजर अपने यात्रा कार्यक्रम में आवश्यक बदलाव करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने में मदद मिलेगी। झामुमो की युवा नेत्री उपासना मरांडी ने शुरू किया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। महेशपुर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो की युवा नेत्री उपासना मरांडी ने एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वह लगातार जनता से मिलकर पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटा रही है। इस दौरान झामुमो के कार्यकर्ता और समर्थक भी उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ गए हैं। उपासना ने चुनावी प्रचार के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को भारी मतों से जीत दिलाने का संकल्प लिया है। उपासना मरांडी ने इस मौके पर कहा कि इस बार की चुनावी जीत पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता के समर्थन से होगी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात की। साथ ही झामुमो सरकार के लिए एक मजबूत नेतृत्व देने का वादा किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान खामपुर पंचायत के वार्ड सदस्य सुफल हेम्ब्रम और अन्य नेताओं ने पार्टी छोड़कर फिर से झामुमो का दामन थामा। उपासना ने इन नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि जो सुबह का भूला शाम को घर लौटे उसे भूला नहीं कहा जाता। उन्होंने बताया कि कुछ लोग झामुमो से दूर चले गए थे, लेकिन अब उनके विचार बदलने पर फिर से पार्टी में स्वागत किया गया है। दूसरे चरण में 124 उम्मीदवार करोड़पति, सबसे ज्यादा 403 करोड़ वाले सपा प्रत्याशी को जानिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का सोमवार को आखिरी दिन था। सभी दलों ने पूरा जोर लगाया है। इसी क्रम में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने उम्मीदवारों द्वारा दाखिल हलफनामों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, उनकी संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे चरण में खड़े हो रहे 528 उम्मीदवारों में से 28% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 24% करोड़पति हैं। वहीं 124 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनमें सबसे ज्यादा संपत्ति पाकुड़ से सपा उम्मीदवार अकील अख्तर के पास 402 करोड़ 99 लाख की है। झारखंड में दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्य में 38 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में कुल 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में 522 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 148 उम्मीदवारों 28% ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 122 उम्मीदवारों 23% पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की खुली पोल एडीआर की रिपोर्ट में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए टिकटों में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या का भी खुलासा किया गया है। भाजपा ने 32 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से 14 44% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बसपा के 24 उम्मीदवारों में से 8 33%, झामुमो के 20 उम्मीदवारों में से 5 25%, कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों में से 5 42%,
आजसू पार्टी के 6 उम्मीदवारों में से 4 67% और राजद के 2 उम्मीदवारों में से 2 100% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर अपराध के भी मामले। गंभीर आपराधिक मामलों की बात करें तो भाजपा के 32 उम्मीदवारों में से 12 38%, बसपा के 24 उम्मीदवारों में से 5 21%, झामुमो के 20 उम्मीदवारों में से 5 25%, कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों में से 4 33%, आजसू के 6 उम्मीदवारों में से 4 67% और राजद के 2 उम्मीदवारों में से 2 100%। पर ऐसे मामले दर्ज हैं। महिलाओं के खिलाफ भी अपराध। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 12 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 3 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या, पुरानी आईपीसी धारा 302 से संबंधित मामले घोषित किए हैं, जबकि 34 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास, आईपीसी धारा 307 और बीएनएस धारा 109 से संबंधित मामले घोषित किए हैं। एडीआर की रिपोर्ट में उम्मीदवारों की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण के 522 उम्मीदवारों में से 124 24% करोड़पति हैं। इन उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2 करोड़ 53 लाख रुपये है। 38 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक घोषित की है। 42 उम्मीदवारों के पास 2 से 5 करोड़ रुपये के बीच की संपत्ति है। 130 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच घोषित की है, जबकि 166 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 लाख से 50 लाख रुपए के बीच है। 136 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 10 लाख रुपए से कम घोषित की है। किस पार्टी के कितने करोड़पति प्रत्याशी राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो भाजपा के 32 उम्मीदवारों में से 23 72% करोड़पति हैं। झामुमो के 20 उम्मीदवारों में से 18 90%, कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों में से 10 83%, आजसू पार्टी के 6 उम्मीदवारों में से 5 83%, बसपा के 24 उम्मीदवारों में से 4 17% और राजद के 2 उम्मीदवारों में से 2 100% करोड़पति हैं। सपा के अकील अख्तर हैं सबसे अधिक अमीर। दूसरे चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के अकील अख्तर हैं। अख्तर पाकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा नेता की कुल संपत्ति 402 करोड़ 99 लाख रुपए है, जिसमें 0.99 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 402 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। दूसरे नंबर पर गिरिडीह जिले की धनवार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन राय हैं, जिनकी संपत्ति 137 करोड़ रुपए है। वहीं धनवार सीट से ही चुनाव लड़ रहे मोहम्मद दानिश तीसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। आजाद समाज पार्टी कांशी के प्रत्याशी दानिश की कुल संपत्ति 32 करोड़ रुपए है। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण के 522 उम्मीदवारों में से 124 करोड़पति उम्मीदवार हैं। 47% 5वीं से 12वीं तक पास। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीदवारों की शिक्षा का विवरण भी दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 247 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है, जबकि 234 उम्मीदवारों ने खुद को स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त बताया है। 6 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं। 34 उम्मीदवारों ने खुद को केवल साक्षर और 1 उम्मीदवार ने खुद को निरक्षर घोषित किया है। 12% उम्मीदवार की उम्र 60+। रिपोर्ट में उम्मीदवारों की आयु का ब्यौरा भी शामिल है। 220 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 238 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच बताई है। 64 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है। झामुमो कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग का संज्ञान। बीजेपी को सोशल मीडिया से तुरंत पोस्ट हटाने के निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने भाजपा के सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पोस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस और झामुमो की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ को आदेश दिया है कि भाजपा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाले गए विवादास्पद पोस्ट को तुरंत हटाया जाए और संबंधित पार्टी को नोटिस जारी किया जाए।
सांप्रदायिक और भ्रामक सामग्री का आरोप। कांग्रेस और जामुमो ने आरोप लगाया था कि भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल्स, विशेषकर एक्स, पूर्व में ट्विटर और फेसबुक पर साझा किए गए वीडियो पोस्ट सांप्रदायिक और भ्रामक थे, जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते थे। इन पोस्ट्स के माध्यम से मतदाताओं को गुमराह करने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि इन पोस्ट्स को हटाना जरूरी है क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जामुमो ने लगाए गंभीर आरोप। जामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि भाजपा झारखंड के सोशल मीडिया अकाउंट्स से झूठी और सांप्रदायिक सामग्री फैला रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 16 नवंबर को रात 11:22 पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाए गए थे, जिससे समाज में तनाव पैदा होने की संभावना थी। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सीईओ को निर्देश दिया कि वे भाजपा को नोटिस जारी करें और उचित कार्रवाई करें। इसके साथ ही आयोग ने भाजपा के सोशल मीडिया पोस्ट को तत्काल हटाने के लिए भी आदेश दिया। आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आचार संहिता के उल्लंघन के तहत की जा रही है और किसी भी प्रकार के भ्रामक या सांप्रदायिक सामग्री को चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के रूप में देखा जाएगा। आयोग ने इस मामले में झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाए। नहीं रहे पूर्व मंत्री और विधायक छत्रुराम महातो। पैतृक गांव गागी में सोमवार को अंतिम संस्कार। झारखंड के गोमिया और जरीडीह विधानसभा क्षेत्रों से 5 बार विधायक रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोमिया की राजनीति के स्तंभ छत्रुराम महातो 87 वर्ष का रविवार 17 नवंबर की रात रांची के मेडिका अस्पताल में निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और 7 नवंबर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। बड़े बेटे प्रहलाद महतो ने दी जानकारी। छत्रुराम महातो के निधन की जानकारी उनके बड़े पुत्र और जिला परिषद सदस्य प्रहलाद महातो ने दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता एक भरे पूरे परिवार के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं और सोमवार को उनके पैतृक गांव गागी में अंतिम संस्कार किया गया। छत्रुराम महातो का राजनीतिक करियर। राजनीतिक करियर की बात करें तो छत्रुराम महातो ने कुल 11 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 बार वे विधायक चुने गए। उन्होंने 1987 और 1969 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, 1997 में जनसंघ के टिकट पर और बाद में 1980 से 2005 तक भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। 2009 में उन्होंने जामुमो के टिकट पर भी चुनाव में किस्मत आजमाई। बिहार सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने अविभाजित बिहार सरकार में वित्त राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और झारखंड सरकार में कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी राजनीतिक यात्रा और क्षेत्र के प्रति उनकी सेवा के कारण उन्हें गोमिया का पितामह कहा जाता था। आखिरी दिन सोमवार को चिराग पासवान, हिमंता बिस्वा शर्मा व शिवराज सिंह चौहान की धुआंधार जनसभाएं और रोड शो। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है और एनडीए के स्टार प्रचारकों ने राज्य भर में धुआंधार जनसभाएं और रोड शो किए। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अपनी अपनी जनसभाओं के माध्यम से एनडीए के पक्ष में वोट अपील की। चिराग पासवान का झारखंड दौरा। चिराग पासवान 17 नवंबर की रात रांची पहुंचे और 18 नवंबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो करने के लिए निकल पड़े। वे जामताड़ा, झरिया, धनबाद और बेरमो विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रचार किए। इस दौरान चिराग ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की। खासकर संताल और कोयलांचल क्षेत्र में उनकी सभाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया,
जहां पर एनडीए के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी 18 नवंबर को 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उनकी सभाएं मांडू, टुंडी और चंदनकियारी में हुईं, जहां उन्होंने एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और राज्य के विकास के लिए भाजपा के नेतृत्व में सरकार की जरूरत को बताया। शिवराज सिंह चौहान का रोड शो और जनसभाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 18 नवंबर को झारखंड में प्रचार किया। उन्होंने महेशपुर और बोकारो में रोड शो किया और फिर बरहेट और धनबाद में जनसभाएं आयोजित कीं। शिवराज ने राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं से समर्थन मांगा और विशेष रूप से संताल और कोयलांचल क्षेत्र के मुद्दों पर भाजपा का पक्ष रखा। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन सोमवार को था। 20 को पड़ेंगे वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का सोमवार को आखिरी दिन था और राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों को राज्य भर में उतार दिया है। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में कुल 38 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें से 34 सीटें संताल और कोयलांचल क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि वे इन सीटों पर जीत हासिल कर सकें। क्लैट 2025 के एडमिट कार्ड जारी। रांची के इन 3 केंद्रों पर 1 दिसंबर को होगी परीक्षा। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा 1 दिसंबर को रांची के 3 परीक्षा केंद्र नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL रांची, DAV गांधीनगर और DAV नीरजा सहाय में होगी। यूजी, LLB और PG LLM के लिए 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगी। जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग व धनबाद में भी होंगे एग्जाम। रांची के अलावा परीक्षा के लिए जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग और धनबाद में भी केंद्र चिह्नित किए गए हैं। इसमें सफल होने वाले विद्यार्थी क्लैट स्कोर के आधार पर देश भर के लॉ संस्थानों में नामांकन ले सकेंगे। बता दें कि NLU के संघ की तरफ से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट CLAT के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जिन उम्मीदवारों ने उक्त परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट CLAT 2024.consortium.of.nlus.ac.in पर जाकर अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जाने क्या है एग्जाम पैटर्न। CLAT 2025 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों के पेपर में 120 प्रश्न होंगे। परीक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 120 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। इन इंस्ट्रक्शंस का रखें ख्याल। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को शौचालय का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के दौरान प्रश्न पुस्तिका के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है। यदि प्रश्न पुस्तिका में कोई विसंगति है तो वे निरीक्षक से पुस्तिका बदलने का अनुरोध कर सकते हैं। उम्मीदवारों को QB नंबर और OMR प्रतिक्रिया पत्रक संख्या दर्ज करनी होगी और उपस्थिति पत्रक में स्थान या कॉलम में हस्ताक्षर करना होगा। उम्मीदवार परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पुस्तिका और हस्ताक्षरित एडमिट कार्ड ले सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन अपना कोई भी पहचान प्रमाण साथ लाना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का अब होगा यह नाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है कि यदि राज्य में उनकी सरकार फिर से बनती है तो राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा भगवान सिदो कान्हू पुरस्कार रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर की है। भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू का सम्मान। मुख्यमंत्री की यह घोषणा राज्य के आदिवासी समाज को एक बड़ी श्रद्धांजलि के रूप में देखी जा रही है, जो बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू को आदिवासी आंदोलन और संघर्ष के प्रतीक के रूप में सम्मानित करते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर केंद्र सरकार की घोषणाएं।
15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आदिवासी समुदाय के लिए 6,640 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया था। साथ ही बिरसा मुंडा के नाम पर एक चांदी का सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने जताई थी आपत्ति। इस फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विरोध जताते हुए कहा था कि बिरसा मुंडा के नाम पर सिर्फ एक छोटे से चौक का नाम बदलना उनके योगदान का उचित सम्मान नहीं है। उन्होंने इसे धरती आबा का अपमान बताया और केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की थी। राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार का महत्व। मुख्यमंत्री सोरेन के इस निर्णय से यह साफ है कि राज्य सरकार अपने आदिवासी नेताओं और शहीदों के योगदान को न केवल ससम्मान मान्यता देना चाहती है, बल्कि उसे झारखंड के सर्वोच्च सम्मान के रूप में भी सम्मानित करना चाहती है। गमालियल हेम्ब्रम की जान को खतरा, चुनाव आयोग से सुरक्षा की गुहार। हेमंत के खिलाफ बरहेट से हैं भाजपा उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव में बरहेट सीट पर मुकाबला बेहद संवेदनशील होता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा के प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को सुपर हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच गमालियल हेम्ब्रम ने दावा किया है कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने आरोप लगाया कि बरहेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच साठगांठ से भाजपा प्रत्याशी गमालियल हेम्ब्रम और उनके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा, झामुमो कार्यकर्ताओं और हेम्ब्रम के समर्थकों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। यह संघर्ष कभी भी खूनी रूप ले सकता है। वीडियो जारी कर सुरक्षा की गुहार। गमालियल हेम्ब्रम ने वीडियो जारी कर डीजीपी एसपी साहिबगंज और एसपी गोड्डा को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की थी। भाजपा ने बताया कि उन्हें अब तक सिर्फ 2 बॉडीगार्ड मिले हैं और उनके घर पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। भाजपा के दबाव के बाद मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। कैलाश गहलोत बीजेपी में हुए शामिल। कल ही मंत्री पद से इस्तीफा देकर छोड़ी थी एएपी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सदस्यता ले ली। वह रविवार को आम आदमी पार्टी एएपी से इस्तीफा देने के बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के दिल्ली कार्यालय में पार्टी सदस्यता ग्रहण करते हुए कैलाश गहलोत ने कहा कि एएपी में अब जनता का विश्वास टूट चुका है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिलाई सदस्यता। कैलाश गहलोत को बीजेपी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शामिल कराया। उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बीजेपी ने कहा कि एएपी में अब ईमानदारी की कोई जगह नहीं रही और पार्टी में कई गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसके कारण लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। कैलाश गहलोत का इस्तीफा और एएपी पर आरोप। कैलाश गहलोत ने रविवार को ही एएपी से इस्तीफा दिया था और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि एएपी का वजूद अब शीश महल जैसे मुद्दों में उलझ कर रह गया है, जो जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रहे हैं। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार अपना ज्यादातर समय केंद्र सरकार से संघर्ष करने में बर्बाद कर देती है, जिससे राज्य की प्रगति में रुकावट आती है। केजरीवाल का आ गया बयान। अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कैलाश गहलोत जहां जाना चाहें जाएं। हालांकि उन्होंने इस निर्णय पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की। कैलाश गहलोत ने अपनी पार्टी छोड़ने का कारण यह बताया कि जब वह एएपी में शामिल हुए थे तो उनका उद्देश्य ईमानदार राजनीति करना था, लेकिन अब पार्टी में वह ईमानदारी गायब हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनुराग ठाकुर। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी एएपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वे वादे कभी पूरे नहीं हो पाए। ठाकुर ने कहा कि आम आदमी
पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई और उसने केवल भ्रष्टाचार किया है। आनंद ठाकुर ने दावा किया कि देश में शायद ही कोई पार्टी आम आदमी पार्टी से ज्यादा भ्रष्ट हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाजपा सांसद के अनुसार आपकी भ्रष्टाचार की रणनीति ने पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और अब जनता को इस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। हेमंत दोबारा नहीं चलेगा, अब झारखंड का युवा दोबारा चलेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा। झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के झारखंड चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके समर्थकों पर तीखे हमले किए। हिमंता शर्मा ने कहा, कल्पना जी हर मीटिंग में एक ही नारा लगाती हैं, हेमंत दोबारा। लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब झारखंड का युवा बोलेगा, झारखंड का युवा दोबारा। शर्मा ने आरोप लगाया कि झारखंड में न सिर्फ सरकार ने राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि सरकार के रवैये ने धार्मिक असमानताएं और समाज में बंटवारे को बढ़ावा दिया है। उन्होंने खासकर जामताड़ा और पाकुड़ जैसे क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां शुक्रवार को स्कूलों को नमाज के कारण बंद किया जाता है और इस पर सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो हिंदू समाज के लोग मंगलवार को स्कूल बंद करने की मांग क्यों नहीं कर सकते। सांसदों पर हमला और झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा। शर्मा ने झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया और कहा, झारखंड में घुसपैठियों ने संथाल और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में जमीन हड़प ली है और यह घुसपैठी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इन घुसपैठियों के खिलाफ हमें चुनाव में एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इरफान अंसारी और आलमगीर आलम दोबारा चुनाव जीतते हैं तो हिंदू समाज को यहां अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। धार्मिक जुलूसों को आयोजित करने की अनुमति नहीं देती है, जबकि मुहर्रम के समय लाठी से सुसज्जित जुलूस निकाले जाते हैं। उन्होंने कहा, जो सरकार हमें रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देती, उसे गंगा में बहा देना चाहिए। उनका यह बयान भाजपा के हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के युवाओं और बुजुर्गों के लिए कई योजनाओं का भी वादा किया। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार बनने पर हम झारखंड के युवाओं के लिए 3 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। सीजीएल की परीक्षा दोबारा होगी और जेपीएसएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करेंगे। साथ ही उन्होंने बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाने का वादा किया और कहा, हम बुजुर्गों की पेंशन 2500 रुपये करेंगे और माताओं बहनों को 2100 रुपये देंगे। शर्मा ने यह भी कहा कि 25 साल बाद बीजेपी, आजसू और जेडीयू मिलकर झारखंड में एक नई सरकार बनाएंगे और राज्य को विकास के नए रास्ते पर ले जाएंगे। उन्होंने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं सोचा था कि झारखंड में इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसे नेता शासन करेंगे और अब समय आ गया है कि झारखंड को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। शर्मा ने यह स्पष्ट किया कि यह चुनाव सिर्फ मांडू या झारखंड के किसी एक इलाके का नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य के लिए निर्णायक होगा। यह चुनाव रोटी, बेटी और माटी को बचाने का चुनाव है। यह हमारे समाज, संस्कृति और धर्म को बचाने का चुनाव है, शर्मा ने कहा। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है, जहां पार्टी घुसपैठियों, धार्मिक असमानताओं और राज्य की बदहाल स्थिति को प्रमुख चुनावी मुद्दों के रूप में उभारने की कोशिश कर रही है। गिरिडीह में जेएलकेएम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया का जनसंपर्क अभियान विकास का किया वादा। गिरिडीह, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन होने के बीच जेएलकेएम प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने लगातार जनसंपर्क अभियान जारी रखा है। वे गिरिडीह के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। नवीन आनंद चौरसिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान गिरिडीह के विकास पर जोर देते हुए कहा कि यह क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन यहां का औद्योगिक विकास अब तक नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में पानी, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। चौरसिया ने दावा किया कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास को नई दिशा देना है
और जनता की बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। उनका यह बयान चुनावी प्रचार के अंतिम दिन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गिरिडीह क्षेत्र की 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। झारखंड में यहां रोंगटे खड़ी करने वाली वारदात, पति ने पत्नी व 2 साल के मासूम बेटे को मौत के घाट उतारा। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से दिल दहलाने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और 2 साल के मासूम बेटे की गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। घटना चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरली गांव में बीती रात की है। आरोपी पति फरार। जानकारी के अनुसार खूंटी गांव निवासी अशोक महातो 35 वर्ष ने अपनी पत्नी मधुमिता महातो 26 वर्ष और 2 साल के बेटे रोहित कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने बाद आरोपी अशोक महातो मौके पर से फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अरविंद कुमार सिन्हा और थाना प्रभारी बजरंग महातो घटनास्थल कुरली गांव पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। जाने क्या है पूरा मामला। स्थानीय लोगों की माने तो साल 2021 में चांडिल के रावताड़ा में अशोक महातो और मधुमिता की शादी धूमधाम से हुई थी। अशोक महातो शेयर बाजार में पैसा लगाता था, जिसको लेकर हमेशा पत्नी के साथ बकझक होते रहती थी। बीती रात पत्नी मधुमिता महातो अपने ससुर को खाना देने के बाद अपना और अपने पति का खाना लेकर घर के ऊपर वाले कमरे में चली गई। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और अशोक महातो ने गुस्से में आकर पत्नी और बेटे की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। रामगढ़ में रैली, ताशा बैंड, नुक्कड़ नाटक और छू नृत्य से मतदाता जागरूकता अभियान। रामगढ़ झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले के शनिचरा बाजार से लेकर सुभाष चौक तक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने भाग लिया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शहरी मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह रैली निकाली गई। स्वीप के तहत आयोजित इस रैली में मतदाताओं को स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। रैली सिदो कान्हू स्टेडियम बाजार टांड से शुरू होकर लोहार टोली होते हुए सुभाष चौक तक पहुंची। जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी मतदाताओं से 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील की। इस दौरान रैली में शामिल सभी व्यक्तियों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को आमंत्रण पत्र वितरित कर मतदान की महत्ता पर जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा, मतदान आपका अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल 20 तारीख को जरूर करें। वहीं डीसी चंदन कुमार ने कहा, लोकतंत्र के इस महापर्व में हर नागरिक को भाग लेना चाहिए। हर एक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी से अपील है कि वे अपने अपने बूथ पर जाकर अपना मताधिकार अवश्य प्रयोग करें। पड़ोसी ने गोली मारकर युवक की कर दी हत्या। बुजुर्ग मां ने ठीक से देखभाल नहीं करने की शिकायत की थी। बिहार के मुंगेर जिले से एक सनसनीखेज खबर है, जहां पड़ोसी ने सोमवार की सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। यह घटना मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मय पंचायत के 83 गांव की है। मृतक की पहचान धनिक चौधरी के पुत्र राजाराम चौधरी के रूप में की गई है। क्या है मामला? मामले में मृतक के भाई ने बताया कि रविवार की शाम पड़ोसी सुदामा चौधरी शराब पीकर आया और हम सभी भाइयों के साथ गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर दोनों पक्षों में नोकझोंक भी हुई और कुछ देर के बाद फिर शांत हो गया। दोबारा वह अपने पुत्रों के साथ सोमवार की अहले सुबह मृतक के घर में घुसकर गाली गलौज करने लगा और इसी बीच सुदामा चौधरी के पुत्र रवीन और सीटू ने गोली चला दी, जो राजाराम चौधरी को लग गई। गोली लगने के बाद आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है।
मामले में मृतक के भाइयों ने बताया कि उसकी मां ने उसके पड़ोसी से शिकायत की थी कि उसके बेटे उसे खाना पानी नहीं देते हैं। इसी शिकायत के बाद पड़ोसी ने समझाने के बदले शराब पीकर पहले गाली गलौज की और फिर गोली मार दी। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने कहा कि सोमवार की सुबह जब नोक-झोंक हुई तो पुलिस को फोन किया। घटना की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और कहा कि थाना पहुंचकर मामले में आवेदन दो। हम लोगों ने कहा कि पुलिस के साथ ही थाना जाएंगे, लेकिन पुलिसकर्मी लेकर नहीं गए। पुलिस के जाते ही पड़ोसी दोबारा घर में घुसा और गोली मार दी। जाति जनगणना के आंकड़े जारी न करना हमारी चूक थी, राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए का फंड रोककर राज्य के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मुश्किलें पैदा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, झारखंड के लोगों के लिए जो 1,36,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, वह केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं। यह राशि राज्य के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए है, लेकिन मोदी सरकार इसे दे नहीं रही है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी न करने को लेकर अपनी सरकार की चूक स्वीकार की। उन्होंने कहा, जाति जनगणना के आंकड़े जारी न करना हमारी चूक थी। हम अपनी सरकार बनने पर झारखंड में जातिगत जनगणना करेंगे और इसके लिए हमारे पास पहले से एक ब्लूप्रिंट भी तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा फैलाए गए नफरत के माहौल को कांग्रेस खत्म करेगी। भाजपा ने समाज में नफरत फैलाई है, हम इसे समाप्त करेंगे और आरक्षण के बैरियर को भी खत्म करेंगे, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने आगे जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने वादा किया, एसटी का आरक्षण 26 से 28%, एससी का 10 से 12% और ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना और कर्नाटक में जाति जनगणना के काम को विकसित किया जा रहा है और इस मामले में सुझाव भी लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने राज्य की जनता से यह वादा भी किया कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे झारखंड को केंद्र से अपनी हिस्सेदारी का पैसा दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे ताकि राज्य में विकास के कार्य तेजी से हो सकें। राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा के खिलाफ कड़ा हमला बोला और राज्य की जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। लव और लैंड जिहाद करने वालों को जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे, योगी आदित्यनाथ। देवघर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नारायण दास के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने कमलकांत नरवणे स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि यहां का कंकर कंकर शंकर है। चुनावी सभा के बहाने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले चरण का रुझान में 2/3 सीट मिल रही है और यहां सरकार भी बनेगी। मोदी के कारण अगले 3 वर्ष में भारत विश्व की तीसरी बद्दी शक्ति बनेगी। मोदी सरकार के कार्यकाल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां जनता का पैसा आलमगीर आलम जैसे नेताओं के घर जा रही है। जमूमो कांग्रेस राजद ने राज्य में माफिया को पनपाया है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां भी है, वहां लव और लैंड जिहाद नहीं हो सकता है। अगर कोई करता है तो उसे जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने अंगिका भाषा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि यह चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले 16 साल में हम लोगों को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मोदी जी के कार्यकाल में देवघर में सबसे अधिक विकास हुआ। यदि घर में एकजुट रहेंगे तो बाहरी घुसपैठ को रोकेंगे।
पिछले 5 साल बाब मंदिर समेत उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। देवघर सीट भाजपा की सीट है। यहां अयोध्या की झलक नहीं मिले और नारायण दास को वोट करें। नारायण दास ने कहा कि यह चुनाव जनता के सम्मान का चुनाव है। 2 बार देवघर के लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा। इस बार तीसरी बार पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। 5 साल के हेमंत सोरेन के कार्यकाल ने झारखंड नहीं बदला है। यहां कुछ बदला है तो घुसपैठ, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी बढ़ी है। देवघर में एम्स आया, एयरपोर्ट बना। जब भी डबल इंजन की सरकार बनी, राज्य का भाजपा ने विकास किया। मैया सम्मान योजना सास बहू के बीच विवाद पैदा कर रहा है, क्योंकि सम्मान योजना के कारण वृद्धा पेंशन बंद हो गया है। भाजपा ने राज्य बनाया तो इसे सजाने संवारने का भी अपने कार्यकाल में किया। 10 साल के विधायकी जीवन में कभी दाग नहीं लगा है। 20 तारीख को चुनाव होने वाला है और इसी दिन इतिहास भी लिखा जाएगा। जनसभा में भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, करमवीर सिंह भाजपा के संताल परगना प्रभारी बालमुकुंद सहाय, प्रदेश उपाध्याय राकेश प्रसाद, विधायक डॉ आलोक रंजन झा, देवघर विधानसभा प्रभारी अशोक उपाध्याय, जिलाध्यक्ष सचिन रवाणी, पुराने जनसंघी ललितानंद मिश्र, विशाखा सिंह, अधीर चंद भैया, धनंजय खवाड़े, रीता चौरसिया, संतोष उपाध्याय, कन्हैया झा ने संबोधित किया।